हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हमने बनाई है क्लास 10th वालों के लिए। और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस होगा। और यह प्रश्न 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। ये प्रश्न जरूर बनेंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों हमने एक ही वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले बहुविकल्पीय देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर लघु उत्तरीय जो कि 4 नंबर के लिए इस बार आने वाले हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो कि 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुविकल्पीय तो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो पे हमने टारगेट 1000 लाइक रखा है, जो कि बहुत कम है। आप लोग इसको पूरा करा देना। लेकिन एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि जितने बच्चे मेरे चैनल पे रेगुलर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने वाला है। वो भी उस क्वेश्चन को हमने बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो जितना वो प्रश्न सभी तैयार करोगे, तभी आप लोगों को जो परसेंटेज 95% का है, तभी अचीव हो पाएगा। ठीक है, मैं औरों की तरह आप लोगों के नहीं कर रहा हूँ कि 95% आ जाएगा। हकीकत में उस प्रकार की तैयारी करा रहा हूँ कि आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हूँ और हमेशा सीरियस रहता हूँ अपने पढ़ाई को लेकर। और आप लोगों को भी रहना है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग पढ़ के टॉप करना चाहते हो तो रेगुलर वीडियो मिल रही है, वही वीडियो को आप लोगों को फॉलो करना है, पूरा वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और पहला प्रश्न देखते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न में आंसर तो बताऊंगा, लेकिन मेरे से पहले ही आप लोगों को आंसर बता देना है, क्योंकि हमने बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न क्या है, इसका आंसर मुझे चाहिए सभी से, क्योंकि हमने ये प्रश्न बहुत बार करा चुका हूं आप लोगों को कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कि परस्पर काटती हैं। बताइए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इसमें से कौन से कंडीशंस को फॉलो करती हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे एक चुंबक में अगर ले लेता हूं तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। जैसे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं वो। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह प्रश्न जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत आईएमपी है। जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर सारे प्रश्न को चेक कर लेना। आज की वीडियो में जितना भी डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा उठा के देख लेना, चाहे 2019 को हो या 2020 का हो, 2022 का हो। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इस बार भी देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, 4 कूलाम होगा कि 1 कूलाम होगा कि 6 कूलाम होगा कि 8 कूलाम होगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी चालक में 2 एम्पियर, एम्पियर मतलब क्या समझते हैं आप, आई के वैल्यू दिया है कि 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकेंड में, मतलब टी का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। पूछ रहा है कि चालक से गुजरने वाले आवेश, आवेश मतलब क्यू का वैल्यू, तो क्यू बराबर फार्मूला होता है आई इंटू टी। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, और टी कितना है, 2 सेकेंड, तो 2 दूनी के 4। अब हालांकि आवेश है तो आवेश का मतलब कुलाम होता है, तो यहाँ कुलाम होगा, मतलब 4 कुलाम होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख रहे हैं ना कितना सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और उन सभी प्रश्नों को आप करके अच्छे से चले आओगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। बताइए क्या होगा राइट आंसर। विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाट होता है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको तो लगता है कि 20 में 20 आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे, अभी भी कर दोगे, इसी में 20 में 20 कर दोगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आपकी तैयारी में देख रहा हूं ना बहुत अच्छे से चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4। इसका प्रश्न तो बहुत सिंपल है, कि कह रहा है कि विद्युत जो धारा है, तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है किससे, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कि ऊर्जा मीटर से। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, सिंपल जवाब होना चाहिए आप लोगों को कि अमीटर से किया जाता है। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। काउंट करते रहिएगा, हम बताइएगा ना 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां यह है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि अगर प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा बताइए। बैगनी रंग का होगा, कि हरे रंग का होगा, कि पीले रंग का होगा, कि लाल रंग का होगा, बताइए। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रिज्म है, अगर इस प्रिज्म से श्वेत के प्रकाश किरण गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि सबसे अगर विचलन अधिक होता है तो बैगनी रंग का होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अगर पूछ देता है तो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना आप लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत सिंपल प्रश्न है और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से प्रश्न लिया गया है कि कह रहा है कि स्वस्थ, अगर कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। कह रहा है कि अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हैं बताइए। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के अनंत पर, बताइए। अगर आपकी आंख अगर स्वस्थ है तो आप सिर्फ 25 सेंटीमीटर देख पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं। 50 मीटर देख पाओगे, 100 सेंटीमीटर देख पाओगे, अनंत पर देख पाओगे। ठीक है, कोई सीमा नहीं है। जैसे हम लोग चंद्रमा को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, तारे को देख लेते हैं, तो बताओ कि पृथ्वी से तारे की दूरी कितनी है? अनंत ही तो है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 7वां मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां यह है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। ठीक है, बताइए। देखिए न्यूनतम, अधिकतम नहीं बोलिए, कह रहा है कि न्यूनतम, सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी बताइए। हीरे में, कि जल में, कि कांच में, कि किरोसिन में, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रकाश की जो चाल होती है ना वो डिपेंड करती है अपवर्तनांक पे। अगर अपवर्तनांक किसका ज्यादा रहेगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो बताइए कि इसमें से प्रकाश का अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, मतलब जल का अपवर्तनांक, किरोसिन की, कांच का, कि हीरा का। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तब हीरा का अपवर्तनांक अगर ज्यादा होता है तो प्रकाश की चाल इसमें कम चलेगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वही पूछा है ना कि निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, मतलब प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी। ठीक है, तो हीरा में होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ये बहुत ही ज्यादा सघन माध्यम होता है, बहुत ज्यादा सघन माध्यम होता है, इसलिए प्रकाश की किरण उसमें से स्पीड उसको स्लो कर देता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां देखो क्या है। प्रश्न नंबर 8वां यह है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। आपको बताना है कि जो वक्रता त्रिज्या है उसका मात्रक क्या होता है। मीटर होता है, कि सेंटीमीटर होता है, कि मिलीमीटर होता है, कि इनमें से सभी होता है। तो एक तो आप फिक्स रखो कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से सभी। आपका मन कर रहा है तो आप मीटर में ले सकते हो, आपका मन कर रहा है तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, और आपका मन कर रहा है तो मिलीमीटर में ले लीजिए। ठीक है, तो इनमें से सभी होता है वक्रता त्रिज्या का मात्रक। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण के अगर मुख्य फोकस पे अगर हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा, कि दर्पण के पीछे बनेगा, कि अनंत पर बनेगा, कि ध्रुव पर बनेगा। तो एक बात अभी आप याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण के केस में जगह अगर वस्तु को आप मुंह के फोकस पर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर वस्तु को अनंत पर रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जस्ट उल्टा चलता है। ठीक है, तो फोकस पे रखा है तो अनंत पर ही बनेगा, अनंत पे रखता है तो फोकस पर बनता है। ठीक है, तो दोनों क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्लियर है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां क्या है। प्रश्न नंबर 10वां यह है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। कह रहा है कि जैव विकास का जो सिद्धांत दिए थे कौन से वैज्ञानिक दिए थे। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जगदीश चंद्र बोस, के हरगोविंद खुराना। बताइए, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। और यह तो प्रश्न याद होना चाहिए आप लोगों को, याद भी है। ठीक है, आपने सही उत्तर दिया होगा मुझे मालूम है। चलिए प्रश्न क्लियर है ना। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान देंगे ना इस प्रश्न को, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की एग्जाम तक। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों
को प्रकट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे तो गलत उत्तर देते हैं इसका। शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है कौन? स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी की कैपिटल आर आर। बताइए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? हमने इस प्रश्न को बताया आप लोगों को कि शुद्ध गोल बीजों को अगर पूछेगा कि कौन जीन प्रारूप प्रकट करता है तो देखिए कैपिटल आर आर करता है। और इस बात को आप याद रखिए ना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 12 यह है कि मुकुलन पाया जाता है। बताइए मुकुलन जो होता है वो पाया जाता है कहाँ पे? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मुकुलन पूछ रहा है कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है। देखिए मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। कहाँ पे? हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि पुष्प में कितने भेद होते हैं? ठीक है, पुष्प में कितने भेद होते हैं, चाहे पूछेगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी भेद पूछ लेता है, कभी कभी भाग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। बताइए पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो रटा होना चाहिए, और रटा क्या होना चाहिए? तो कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14, करा मूत्र का निर्माण होता है, करा टॉयलेट का निर्माण कहाँ होता है? बताइए वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो भाई जो मूत्र है, आप लोगों का टॉयलेट है, उसका निर्माण कहाँ होगा? तो एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो भाई कहाँ उत्सर्जी पदार्थ को कौन डिनोट करता है? उसका कार्य कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण वृक्क में होता है, किडनी में होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एमिलेज एंजाइम भी कहा जाता है, एमाइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, और टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है, याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है, लेकिन हालांकि ऑप्शन में नहीं है तो एमाइलेज पे मार देंगे। एमाइलेज नहीं रहता है तो टाइलिन पक्का देता, तो टाइलिन पे मार देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, कह है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सबको मालूम है कि क्लोरोफिल हरे पौधों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो किसको अवशोषित करता है? जल को करता है, खनिज लवण को करता है, कि प्रकाश ऊर्जा को, कि ऑक्सीजन को करता है? बताइए क्लोरोफिल जो है अवशोषित करता है, किसको अवशोषित करता है? और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल हमेशा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसको करता है? प्रकाश ऊर्जा को करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा। प्रश्न 17 देखिए क्या है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, देखें एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? बताइए एसिटिक अम्ल, एथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, कि प्रोपेनोइक अम्ल? बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एथनोइक अम्ल होता है। और ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे आपसे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए क्या है। बताना है ना कि इन चारों ऑप्शन में से एल्डिहाइड कौन है? एल्डिहाइड किसको कहा जाता है? बताइए मेथेनॉल को, मेथेनॉल को, एथेनॉल को, एथेन को? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, एल्डिहाइड, तो देखिए एल्डिहाइड इसमें से मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल जो है वो आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्न को भी याद करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि रिएक्शन दे दिया है कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया होगी, कि द्विविस्थापन, कि वियोजन, कि विस्थापन? पहले डिस्कस कर लेते हैं, इस रिएक्शन को देख लेते हैं क्या है। Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe बना रहा है, लोहा बना रहा है। ठीक है, देखिए हुआ क्या इसमें यह है कि एल्युमिनियम अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए एल्युमिनियम अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन देखिए एल्युमिनियम क्या किया, फेरस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद इस Fe को, लोहा को अलग कर दिया। मतलब देखिए क्या किया है कि
अलग कभी कर सकता है जब यह अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको विस्थापित कर दिया। ये किसका परिभाषा होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया का, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आराम से आप इसको कर पाओगे अच्छे से। और लास्ट प्रश्न 20वां देखते हैं, इसके बाद हम लोग लघु त्रिय देखेंगे। ठीक है, 20वां प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब तो ये प्रश्न याद होना चाहिए ना आप लोगों को कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaHCO3, Na2CO3 10H2 कि CaOCl2 कि NaOH, बताओ क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चों यह होता है Na2CO3 10H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह किसका सूत्र होता है बताओ। तो यह खाने वाला सोडा का होता है, बेकिंग सोडा का। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसका सूत्र होता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है, विरंजक चूर्ण। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका तो जानते हो, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब तक हमने 20 प्रश्न बहुविकल्पीय डिस्कस कर दिया है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए और याद भी होगा, हमें मुझे मालूम है आप लोगों को याद भी होगा। बस प्रैक्टिस जितनी करके जानी है, एग्जाम में 20 में 20 लाना है। चलिए अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न जो कि पहला प्रश्न में डिस्कस करने वाला वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो कि 2014 से लेकर 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ 100%, 101% गारंटी है कि ये प्रश्न आएंगे। लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को, इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जानिए, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, वादा है मेरा। प्रश्न पहले देख लो क्या है कि दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब दहन अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल परिभाषा लिख के लेकर आया हूं मैं आप लोगों को। थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा याद करने में आप लोगों को, जितना हो सकता है सिंपल उतना मैं सिंपल लिख के लेकर आता हूं। ठीक है, दहन अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए दहन अभिक्रिया होता क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल, कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ होगा, मतलब दहन अभिक्रिया वह होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल। अब बताइए कितना नॉर्मल हमने इसको परिभाषा लिखा है। किताब में तो आपको बहुत बड़ा दे चुका है, क्वेश्चन बैंक में भी बहुत बड़ा दिया है, लेकिन कोई मतलब है नहीं, उसको याद नहीं कर पाओगे। देखो सिंपल जवाब दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाओ। ठीक है, इस परिभाषा को याद करना है, ना कि क्वेश्चन बैंक से, ना कि किताब से। जो मैं लिखवाता हूँ उस परिभाषा को याद करना है। इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि सिंपल वे में लिखवाऊंगा तो सिंपल याद करके जाओगे और याद भी हो जाएगा और अच्छे अंक भी लाओगे। चलो उदाहरण के तौर पे और क्लियर हो जाएगा कि देखो जैसे उदाहरण आप दोगे कि एलपीजी के प्रमुख घटक ब्यूटेन का दहन वायु के साथ करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए जो एलपीजी गैस होती है, तो एलपीजी के जो प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का सूत्र होता है CuH10। देखिए इसका हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं कैसे, देखिए यह होता है आपका Cu थोड़ी होता है, अरे C4 न होता है, U थोड़ी होता है। कार्बन के 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग। C4 होता है, C4 और H10 होता है ब्यूटेन का। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। तो हो जाएगा आपका C4H10, ये आपका क्या है, ब्यूटेन है। यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आप लोगों का ब्यूटेन है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें कराना है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। याद रखिए ऑक्सीजन को हम लोग जो लेंगे उसके अणु भार वो 13/2 लेंगे। ठीक है, 13/2 से हम लोग ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे और जब रिएक्शन कराएंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पे देखिए कार्बन 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन 4। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन 10 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 13 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना बच गया, 13। अब इसको फिर यहाँ पे उतारेंगे, ये बच गया आपका C4 और H10 और प्लस के 13 ऑक्सीजन। जब यह आपस में अभिक्रिया करेगा दोनों, तो अब क्या बनाएगा देखिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे देखो 13 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ से हम 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। तो कितना ऑक्सीजन बच जाएगा यहाँ पे आपके, 11 ऑक्सीजन भी बच गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे
हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 10, तो क्या हाइड्रोजन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5H2, तो 10 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ तो ऑक्सीजन कितना बच गया 5, तो देखो 5 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 दूनी क्या 8 ऑक्सीजन, 8 5 13 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन भी 10, संतुलित हो गया कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब करना क्या है आप लोगों को, अब मैं आपको बताता हूँ, मेन काम करना यह चीज़ है कि यह चीज़ और यह चीज़ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा आप लोगों को C4H10, ठीक है, और प्लस 13/2 ऑक्सीजन, और यहाँ बच जाएगा आपका 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यह रिएक्शन उतारना, मेन रिएक्शन यह है। मैं तो आप लोगों को बताऊं कि रिएक्शन बना कैसे है, उदाहरण दे के और यह लिखने के बाद मेन डायरेक्ट आप लोगों को यह उदाहरण आप लोगों को लिख देना है। तो मेन उदाहरण यह है, मैं तो ये समझाया हूँ कि बना कैसे है आप लोगों को, ठीक है। मेन रिएक्शन यह है। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सीधा एग्जाम में आएगा 4 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न क्लियर हो गया ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये वाला प्रश्न है कि कार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। 17 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जितनी हो सके उतनी बार इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है वो जानने वाले हैं। सिंपल टॉपिक है, बहुत भारी नहीं है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परिभाषा कहना क्या चाहता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया कि कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है तथा लोहे की कीलों पर कापर धातु जमा हो जाता है। देखिए अब कैसे कह रहा है, ये आपका कापर सल्फेट है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने लोहा से कराया, आयरन से। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया लगेगा कैसे। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है। देखिए जैसे कापर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया हमने लोहा से कराया। देखिए लोहा अधिक अभिक्रियाशील है कापर से, तो जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो लोहा क्या करेगा कि कहेगा कि भैया कापर ऐसा है कि तुम हटो यहाँ से। कापर को देखो हटाकर अलग कर दिया, और कापर के साथ हट गया कापर तो बच गया सल्फेट, और सल्फेट के साथ ये आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट बना दिया। तो यहाँ पे कापर सल्फेट की अभिक्रिया जब आयरन लोहा से कराते हैं तो फेरस सल्फेट और कापर बनता है। कापर मतलब तांबा बनता है। तो समझ में आ गया ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देख रहे हो ना कितना सिंपल टॉपिक है। तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ। सारे टॉपिक को समझा दूंगा, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। बस आप पे डिपेंड करता है कितना पढ़ लेते हो। इन्हीं की सुनो कि आप प्रैक्टिस करनी है ना आप लोगों को। कोई फालतू वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है किसी की। आप इसकी फोकस करो, इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, ये सारे प्रश्नों को याद कर लो, यही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है। चलिए अगला अगर प्रश्न हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, हर साल इसको दे देता है एग्जामिनर, बोर्ड वाले इसको हमेशा देते हैं। 17 में, 19 में, 20 में, 22 में भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये है ना कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, ठीक है। और देखिए 4 नंबर मिल जाएगा, बस इतना ही उत्तर लिखोगे 4 नंबर, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि कम शब्दों में आदमी कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे परिवार नियोजन होता क्या है कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन रख सकेगा। कितना सिंपल बात उन्होंने कहा है। परिवार नियोजन इसीलिए चलाया गया, परिवार के कल्याण हेतु के लिए। जो बच्चे किसी घर में बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे हो जाते हैं, वो सरकार ने ये कहा परिवार नियोजन में कि जितना सीमित बच्चे आप रखोगे उतने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाओगे, अपने परिवार को सुखी पूर्वक रख सकते हो, जितना हो सकते है सारे बच्चों को सुविधा आप दे सकते हो, ठीक है। इसी कल्याण के लिए आप लोगों का परिवार नियोजन कल्याण चलाया गया, ठीक है। तो वही चीज तो लिखा हूं कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी और जीवन तथा अच्छा रहन रख सकेगा, ठीक है। पूरे के पूरे 4 नंबर ले जाओगे, इतने अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए
देखिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न यह है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में। अब बताइए किस में नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्रश्न को आपको तैयार करना है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। बहुत सिंपल तरीके से लिख के लेकर आया हूँ, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले लिखोगे, देखिए एक चीज और बता रहा हूँ। कायिक प्रवर्धन कभी कभी दे देता है, कभी कभी कायिक प्रवर्धन नहीं देके अलैंगिक जनन पूछेगा, तो कायिक प्रवर्धन को ही अलैंगिक जनन कहते हैं, इसी को कायिक जनन कहते हैं। तो जो आपके पेपर आएगा उसमें कायिक जनन भी दे सकता है, या तो अलैंगिक जनन पूछेगा या तो कायिक प्रवर्धन पूछेगा। तीनों में से कुछ भी पूछेगा, यही उत्तर लिखोगे। ठीक है, चलो लिखेंगे। कह रहा है कि बिना बीज वाले पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन द्वारा होता है। पौधों में कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती में जनन कलियों द्वारा नया पौधा निकलता है। इसके कहने का मतलब है कि जो बिना बीज वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें कायिक प्रवर्धन होता है। उनकी जो जनन की क्रिया होती है वो कायिक जनन कहलाती है, बिना बीज वाले पौधे। जैसे यहाँ पे, और एक चीज और बता देता हूँ, उसमें जो कायिक अंग होते हैं उनकी जो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा उनका जनन कराया जाता है। ठीक है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा उनका जनन कराया जाता है और उससे इनके नए पौधे निकलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे पत्ती, अरे जड़ वाला। ठीक है, तो जैसे जड़ वाला एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, तो जैसे जड़ हुआ, पत्ती हुआ, ठीक है, तना हुआ। जैसे तना, यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो तना की बात करूं, जैसे गुलाब देखे हैं, गुलाब का फूल जो डंडी की तरफ मिलती है, उसको हम लोग पेंसिल के आकार को काट कर जब उसको हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं तो उसमें कलियां निकलने लगती हैं। ठीक है, पत्ती की बात करें तो पत्ती में एक पौधा आता है ब्राइफिलम। ठीक है, वो पत्ती है, उस पत्ती को अगर हम यहाँ पे जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे अब नए पौधे का निर्माण होने लगता है, उसमें कलियां निकलने लगती हैं। तो वही कह रहा है कि बिना बीज वाले पौधों में अगर जनन की प्रक्रिया कराई जाए उसे कायिक जनन प्रक्रिया कहते हैं। और वो किस में होती हैं, तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा होती हैं। ठीक है, और देखिए दो तरीके से होती हैं। एक होता है कलम लगाना, जिसे कटिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे दो तरीके से इसको लगाया जा सकता है। एक कलम लगाना मतलब कटिंग करना। कैसे, मतलब इस विधि में क्या होता है कि कलिकाओं युक्त छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसे कलम कहते हैं। और इस कलम को भूमि में गाड़ दिया जाता है और ये तने तथा जड़ें फेंक देती हैं। जैसे गुलाब का फूल कैसे लगाते हैं, गुलाब का फूल मार्केट से डंडी के आकार के आता था, उसको कलम की आकृति को काट के जमीन में लगा देते थे तो उगने लगता था। ठीक है, जैसे में गुड़हल हुआ, अनास, गुलाब, ये जो है कलम लगाना मतलब इनकी जो हम लोग पौधे लगाते हैं वो कलम लगा कर करते हैं। कलम मतलब उसको काट कर पेंसिल की आकृति बनाकर उसमें जमीन में गाड़ते हैं तो वह नए पौधों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कलम लगाना हो गया। दूसरा होता है दाब लगाना। दाब लगाकर भी हम लोग करते हैं। कैसे करा कि कुछ पौधों के तने को हम झुकाकर नम मिट्टी में पाट देते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद दबी हुई कली, जड़ तथा नए तने निकल आते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनका निर्माण तने के द्वारा होता है। तो कोई तना ले लेंगे और तना को हम लोग झुकाकर और जहाँ नमी वाली मिट्टी रहेगा वहां पे गाड़ देंगे। कुछ समय बाद आप देखोगे वहां पे कि वहां से जड़ें और नए तने निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के कायिक प्रवर्धन होता है, एक दाब लगाकर हम लोग कर सकते हैं, एक कलम लगाकर। ठीक है, देखिए कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं कि जिन पौधों में बीज नहीं होती हैं उसमें हम कायिक जनन का उपयोग करते हैं। जिन पौधों में बीज नहीं होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से उस पौधे का निर्माण करते हैं। और दूसरा है कि इसमें नए पौधे जल्दी निकल आते हैं। दूसरा लाभ यह होता है कि जो कायिक जनन में यह होता है कि इसमें नए पौधे जो है बहुत जल्दी ही देखने को आपको मिल जाते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया है आराम आराम से, और कितने हमने सरल शब्दों में लिखा है कि ताकि आप लोगों को याद हो पाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा और अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है जो कि सबसे हाईलाइटेड प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ से बनना अनिवार्य है, चाहे वो आपको उस्मा छेपी दे दे, चाहे वो आपको उस्मा सोसी दे दे, जरूर देगा, 100% देगा। देखिए 2020 से 2022 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए उस्मा छेपी को कभी कभी दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए एग्जामिनर आपको ऐसे पूछेगा दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि दहन अभिक्रिया, उस्मा छेपी अभिक्रिया दोनों एक ही होती है। ठीक
ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपीय या दहन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कहना यह चाह रहा है, यह प्रश्न है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपकी अभिक्रिया हो रही है, अगर रिएक्शन के बाद आपका उत्पाद निकलता है, रिजल्ट निकलता है, अगर उस उत्पाद में अगर ऊष्मा भी निकल रही है तो 100% आप लोगों को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, लिखित है। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस हमने यहाँ मीथेन ले लिया, जैसे CH4 ये मीथेन है, मीथेन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, तो जैसे मीथेन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया तो ये आपके क्या है, अभिकर्मक है, और ये अभिकर्मक है, और इससे जब अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे उत्पाद बना, और उत्पाद में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और उसी के साथ ऊष्मा भी निकल रही है। तो देखिए उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकल रही है ना, 100% ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए यही टॉपिक है, कितना आराम से समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए, और दूसरा होता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, इसमें ऊष्मा निकल रही थी ना, इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, मतलब ऊष्मा खर्च होगी। लिखा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, ठीक है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो पहले इसमें ऊष्मा चाहिए, जब इसमें टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक अभिक्रिया होगी नहीं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, और देखिए यहाँ से ऊष्मा अवशोषित हो रही है ना, तो ऊष्मा जब खर्च होती है तो माइनस लगाते हैं, और ऊष्मा जब निकलती है तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं क्लियर हो गई। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हमने महत्वपूर्ण आप लोगों के लघुत्तरीय तो बता दिए हैं, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना ईमानदारी से, प्रश्न बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है। अब हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है तो यह प्रश्न आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार करके एग्जाम में जाना है कि विक्राणु नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसका पूरा फिगर आपको बनाना पड़ेगा। विक्राणु नेफ्रॉन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करूं तो यह बायोलॉजी का प्रश्न है, और हर साल एग्जाम में आता। बताइए किस सत्र नहीं पूछा गया है, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19 में, 20, 22। देखिए कोई सा भी पेपर आप ले लीजिए, 2013 से लेकर 2022 तक कोई भी पेपर ले लीजिए, उठाकर देख लीजिए प्रश्न आया कि नहीं 6 नंबर के लिए। अगर आपके पास टीचर होंगे उनसे जाके पूछिए कि सर ये जो विक्राणु नेफ्रॉन वाला जो क्वेश्चन है वो कितना महत्वपूर्ण है, तो अगर टीचर जानता होगा 100% तो बता देगा आप लोगों की ये चैप्टर पहले आप तैयार कर लो, मतलब इस क्वेश्चन को पहले आप तैयार कर लो, ठीक है। और आई होप बताए भी होंगे आप लोगों के टीचर, और मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रश्न बनेंगे और मुझे चाहिए बहुत अच्छा नंबर आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल देखेंगे। तो देखिए पहले तो चित्र देखिए, इसका चित्र कैसे बनता है देख लीजिए, मैं चित्र दिखा देता हूँ। यह चित्र इसका है नेफ्रॉन का। देखिए चित्र में होता क्या है, ये जो आप लोगों की ये आकृति निकली हुई दिखाई दे रही है, ये वाला, जहाँ से इसमें से आता है सभी खनिज लवण आते हैं, ग्लूकोज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड सभी आते हैं, ठीक है। जहाँ से खनिज लवण इसमें आता है तो उसे बोलते हैं अविभावी धमनियाँ, ठीक है। धमनिका क्या बोलते हैं, अविवाही धमनिका बोलते हैं। और ये जहाँ से निकलती हैं, निकल के जाएंगी, उसे बोलते हैं अपवाही धमनिका, ठीक है। इसके बाद धमनिका होता है, धमनिका। इसके बाद नीचे अगर हम बढ़े तो यह आपका यू आकार की आकृति दिख रही है, यह वाला आकृति, इसे बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट बोलते हैं। और वोमेन संपुट में जो कुच्छा की आकृति दिख रही है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए ये नली जैसे आकृति नीचे आई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आई हुई तो देखिए यहाँ पे कुछ शेप ले रही है, आकार ले रही है, इसको बोलते हैं कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं, कुंडलित नलिका। अब कुंडलित नलिका धीरे धीरे नीचे जा रही है आगे। अब यह जो नलिका आ रही है इसको बोलते हैं अवरोही चाप, ठीक है। अवरोही चाप बोलेंगे या तो बोलते हैं अवरोही लूप बोलते हैं इसको, अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए, तो नीचे की तरफ आ रही है, घटते हुए आ रही है ना नीचे की तरफ, तो बोलते हैं अवरोही लूप। जैसे जैसे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तब यही देखिए, यही जो लूप है अब ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाने लगा तो इसको बोलेंगे आरोही लूप, मतलब असेंडिंग लूप। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, इसे बोलते हैं असेंडिंग लूप। अब यही अवरोही जो चाप है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे मुलाकात हुई। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं संग्राहक नली। ये जो जा रही है ना इसको बोलते हैं संग्राहक नली। यही सारी संग्राहक नलिका, बहुत सारी संग्राहक नलिकाओं से मिलती हैं। ये संग्राहक नलिका है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, बहुत सारी संग्राहक नलिका आ रही है। इसको बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली। सामान्य संग्राहक नली का मतलब कि बहुत सारे
संग्राहक नली यहाँ पे आके मिल रही हैं। और यह देखिए, ये जो यू आकार की आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये बड़ी सी आकृति, इसको बोलते हैं हेनले का लूप या हेनले का चाप बोलिए, चाप को इंग्लिश में लूप कहते हैं, तो इसे हेनले का लूप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो समाप्त हो रही है यहाँ पे मूत्रवाहिनियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया आप लोगों का फिगर, जो कि एग्जाम में देगा बनाने के लिए, सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। अब बहुत सिंपल बनाया है, इसे ही आप लोग चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोगों का फिगर बन गया। अब इसका हम लोग देखेंगे कैसे इसको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में लिखना कैसे, उत्तर आप पहले क्या लिखोगे, पहले आप चित्र बनाओगे। चित्र आपने हमें बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे उत्तर में कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करवाता है। विक्राणु निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए विक्राणु होता क्या है, विक्राणु कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके वृक्क में पाया जाता है। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी, किडनी में पाया जाता है आप लोगों का विक्राणु, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, और उसका काम क्या होता है, तो वो रुधिर को छानता है। ठीक है, रुधिर को फिल्टरिंग करने का काम करता है और फिल्टर करके वहां पे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है, मतलब मूत्र का निर्माण करता है, टॉयलेट का निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके भागों को। तो पहला वोमन संपुट था। वोमन संपुट में आप लिखोगे कि यह कम या कप या प्याले जैसी आकृति में दिखा भी देता हूँ। वोमेन संपुट, देखिए वोमेन संपुट ये है आप लोगों का, ये जो वोमेन संपुट आपको दिखाई दे, कप जैसा आकृति दिख रहा है कि नहीं, देखिए कप जैसा आकृति आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वही है कि यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इसमें जो ये आप लोग ग्लोमेरुलस है, यह रक्तों का क्या है, गुच्छा है। क्योंकि जो ब्लड यहाँ से आता है, ब्लड यहाँ से जब आता है, इसमें खनिज लवण होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होती हैं, तब यहाँ से आती हैं तो यहाँ पे प्रेशर लगता है। अब प्रेशर लगने के बाद जो भी ब्लडिंग का जो फिल्टरिंग होता है वो छनकर आप लोगों के नीचे आ जाता है इस वाले में, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आप लोगों का रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, ब्लडिंग का। इसके बाद यहाँ पे ये आप लोगों का हो गया वोमेन संपुट। आगे हम बात करते हैं हेनले का लूप आता है। जो मेन पॉइंट वही मैं लिख पा रहा हूँ। हेनले के लूप में क्या होता है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है, और इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। देखिए यू आकृति का है कि नहीं, और इसका निर्माण क्या हो रहा है, अवरोही चाप यहाँ से आ रहा है और आरोही चाप यहाँ से, दोनों के मिलने से यहाँ इसकी आकृति बन रही है, यू आकार का होता है। ठीक है, हेनले का लूप क्लियर हो गया। एक होता है संग्राहक नली, हेडिंग डालोगे। संग्राहक नली में लिखोगे यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहाँ सभी आरोप चाप, ठीक है, आकर मिलते हैं और इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चल जाते हैं। ये संग्राहक नली, यहाँ से सभी लोग आते हैं अपशिष्ट पदार्थ और यहाँ से धीरे धीरे मूत्रवाहिनियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना है। इसके बाद इसका तभी क्रिया विधि लिखना है कि कार्य कैसे करता है। ठीक है, अब असली हेडिंग यहाँ से लिखोगे कि वृक्क का कार्य, क्योंकि एग्जामिनर 6 नंबर आपको देगा और हर साल आता है, इस बार भी आएगा, तो 6 नंबर के लिए भाई आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 नंबर मिलेंगे। अब लिखोगे वृक्क का, विक्राणु का कार्य, नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, पहला लिखोगे। देखिए रुधिर जो होता है रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर क्षमता रहता है। देखिए अगर मैं चित्र की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का एक धमनी होता है, रीनल धमनी, यहाँ बगल में। रीनल धमनी से जब ब्लड आता है तो बहुत तेजी से आता है, और जब बहुत तेजी से इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ से ये पतली नली होती है, जब इसमें ब्लड धक्का से आता है तो यह पतली नली जो होता है फैल जाती है, उसमें से ब्लड छन छन के नीचे यहाँ पे गिरने लगता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वही ग्लोमेरुलस के पतली दीवारों से रुधिर छनकर रहता है। जैसे यह ग्लोमेरुलस का है, यहाँ से जैसे ही प्रेशर लगेगा, ठीक है, या दबेगा, तो यहाँ से ब्लड जो है पूरा छनकर इस वोमेन संपुट में चला आता है। ठीक है, दूसरा लिखोगे पॉइंट इसका कि रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती हैं। कह रहा है कि रुधिर जो होता है कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और खुले हुए खनिज, धुले हुए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, घुले लिखेंगे, जो घुले हुए खनिज होते हैं वो वोमेन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिका और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है। जल का अधिकांश भाग जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जब यहाँ पे प्रेशर लगता है तो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे दबने से कारण जो अपशिष्ट पदार्थ बड़े बड़े कण होते हैं वो महीन कणों में बदलकर अपशिष्ट पदार्थ छनकर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि छान लिए जाते हैं वोमेन संपुट में। ठीक है, आगे लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि अगला कार्य, उसके बाद क्या होता है
कि फिर इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं, और इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वो भी होती है। कह रहा है कि जैसे ये छनकर अपशिष्ट जैसे यहाँ पे छनेगा तो छनने के बाद होता क्या है कि जैसे ग्लूकोज भी छनकर कुछ मात्रा में नीचे चलाता है। ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, फिर भी उसके इतने महीन कण होते हैं कि जब वो छनता है तो ग्लूकोज जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ वो नीचे चले आता है। फिर आगे चलकर उसकी फिल्टरिंग हो जाती है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ग्लूकोज जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पानी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो भी छन के चले आते हैं इसी में अपशिष्ट पदार्थ में। फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर लिखेंगे कि जब यह निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। वही कहा ना कि कुछ पदार्थ ऐसे जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक थे, लेकिन छनने के कारण यह आप लोगों को अपशिष्ट पदार्थ में चला आया। फिर क्या होता है, फिर निस्यंदन होता है, फिर फिल्टरिंग होता है, और फिल्टरिंग होने के बाद फिर इसको छान लिया जाता है उसमें से अपशिष्ट पदार्थों में से, फिर इसको छान लिया जाएगा और हमारे कोशिकाओं के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि उन वज्र पदार्थों को भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। फिर कहता है कि फिर जो फिल्टरिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छे पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ में चले गए थे उसको वापस ले लिया जाता है, और कुछ खराब पदार्थ जो कि बच गए होते हैं उन्हें वापस उनको दे दिया जाता है। तो उस तरह लास्ट में जब निस्यंदन होता है तो सारे अपशिष्ट पदार्थ अलग और सभी अच्छे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज अमीनो अम्ल और जल है वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप लिखोगे कि अंत में निस्यंदन में केवल यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है और इस संग्राहक नली में एकत्रित हो जाता है। लास्ट में क्या होता है कि जब इसका फिल्ट्रेशन होता है तो यूरिया और जो खराब पदार्थ हैं बस वही बच जाते हैं, और वही बच जाता है उसी को हम लोग टॉयलेट कहते हैं, मूत्र कहते हैं, और वह उत्सर्जित अंग के माध्यम से वहाँ पे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने समझा दिया, इसलिए इतना समय से हमने इसको समझाया है क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि 2013 से बोर्ड एग्जाम हुआ, 2022 तक लगातार ये प्रश्न को दिया है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डिटेल में हमने इसलिए बताया क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितना डिटेल से बताऊंगा उतना याद रहेगा उस चीज़ों को, तो अप्लाई करोगे अच्छे अंक लेकर आओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आपने जैसा कि देखा कि 20 हमने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, बहुत सारे लघु उत्तरीय बताएं, और यहाँ पे हमने दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताया। बताने का यह मतलब है कि जो हमने बता दिया उसको आप नोट कर लो, 100% एकदम फिक्स कर लो कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ और देखिए, न तो क्वेश्चन बैंक में न तो किताब में इन परिभाषाओं का जिक्र किया गया है। मैं अपने तरीके से आप लोगों को इसको सरल तरीके से मैं लिख के लेकर आ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि किताब में और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़ा बड़ा दिया है, आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।